दोस्तों फिर से स्वागत है आपका जी के जीनियस खान सर पटना चैनल में। पहले हमने बात करी थी डिटर्मिनर्स 4 प्रकार के होते हैं। पार्ट नंबर 1 में डिटर्मिनर्स या निर्धारक 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हमने पहला प्रकार आर्टिकल्स आपको समझा दिया था। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रकार जो इसका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। इसके 4 प्रकार होते हैं, दैट, दिस, दीज और दोज। मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव 4 तरह के होते हैं। सर्वनाम के रूप में दिस, दैट जैसे शब्द का उपयोग जब किसी वस्तु या वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, तब उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स या संकेतवाचक निर्धारक कहा जाता है। ध्यान रखना, जब इन 4 डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स का प्रयोग किसी वस्तु या वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, तब उसे हम संकेतवाचक निर्धारक कहा जाता है। जैसे कि दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दैट इज़ योर पेन, ये तुम्हारी कलम है। अब हम बताते हैं कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है और दैट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये तो इसकी डेमोन्स्ट्रेटिव की परिभाषा थी। अब अच्छी तरीके से मैं दैट और दिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, दैट का कहाँ और दिस का कहाँ, मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो दैट का प्रयोग, दिस का प्रयोग निकट की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। मतलब दिस का जो प्रयोग होता है वो पास की वस्तुओं की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है, और दैट का दूर की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। दैट का दूर की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। दिस का जो बहुवचन है वो है दीज। दिस का जो बहुवचन है वो है दीज, और दैट का जो बहुवचन है वो है दोज। दैट का जो बहुवचन है वो है दोज। तो आपको मैंने बता दिया कि दिस का प्रयोग निकट की वस्तुओं की ओर संकेत करता है, और दैट का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए संकेत करता है। और बता दिया है कि दिस का बहुवचन दीज है और दैट का बहुवचन रूप दोज है। जैसे कि दीज आर माई बुक, ये पुस्तकें मेरी हैं, ये पुस्तकें मेरी हैं। और दोज आर योर पेन, ये कलम या कलम आपकी हैं। अब बात करते हैं इसका जो तीसरा रूप होता है पॉसेसिव डिटर्मिनर्स। पॉसेसिव डिटर्मिनर्स, इसमें माई, अवर, यूअर, हिज, हर और देयर आते हैं। तो स्वामित्व निर्धारक, पॉसेसिव डिटर्मिनर्स को हम स्वामित्व निर्धारक कहते हैं। तो पॉसेसिव डिटर्मिनर्स का उपयोग किसी चीज़ के अपनेपन या कब्जे को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब कोई चीज़ का अपनापन बताना हो तब हम पॉसेसिव डिटर्मिनर्स का उपयोग करते हैं, जैसे जो माई, अवर, यूअर, हिज, हर और देयर होते हैं। जैसे कि दिस इज़ हिज कार, यह उनकी कार है, तो इसमें अपनापन झलक रहा है। इट इज़ इट्स हाउस, यह इसका घर है। दैट इज़ देयर बुक्स, यह उनकी किताबें हैं। दीज आर हर क्लॉथ्स, ये उसके कपड़े हैं। दिस इज़ माई पेन, मतलब इसमें देखो पहले वाक्य में हिज, दूसरे में देयर, हर और माई। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप पॉसेसिव डिटर्मिनर्स समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या होता है और ये कहाँ यूज किए जाते हैं। मैंने 5 उदाहरण के थ्रू आपको समझाया है कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब बात करेंगे हम इसका जो डिटर्मिनर्स का चौथा और आखिरी रूप होता है क्वांटिटीफायर। कौन सा? क्वांटिटीफायर। इसके अंतर्गत सम, एनी, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, मैनी, मच, ईच, एवरी इत्यादि। मतलब इन सभी के प्रयोग हम समझेंगे जो क्वांटिटीफायर के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सम और एनी का। सम और एनी। सम तथा एनी का अर्थ होता है कुछ, थोड़ा या कोई। इनका जो हिंदी अर्थ होता है कुछ, थोड़ा या कोई। अब हम बात करते हैं कि इनका उपयोग अलग अलग कहाँ किया जाता है। सम का कहाँ किया जाता है और एनी का कहाँ किया जाता है। तो सम का उपयोग सकारात्मक वाक्यों यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सम का जो उपयोग होता है वो सिर्फ सकारात्मक वाक्यों में किया
किया जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी रहती हैं कि प्रश्नवाचक में भी किया जाता है, वो आगे बताएंगे। जबकि एनी का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। एनी का जो उपयोग होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसका ध्यान देना कि एनी का सिर्फ उपयोग प्रश्नवाचक और नकारात्मक में किया जाता है, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक सेंटेंस में नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल की। जैसे कि कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। ये सबसे पहले समझना है कि ये जो वाक्य है वो एफर्मेटिव है। कौन सा वाक्य है? एफर्मेटिव। सम बॉयज वी आर प्लेइंग फुटबॉल। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने बताया था कि सम का उपयोग किया जाएगा कुछ के अर्थ में या कोई के अर्थ में या थोड़े के अर्थ में। दूसरा सेंटेंस है कुछ किताबें अच्छी हैं। सम बुक्स आर गुड। सम बुक्स आर गुड। यहाँ पे भी ये सेंटेंस क्या है? एफर्मेटिव है यानी सकारात्मक है। तीसरा जो वाक्य है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू। आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू। यहाँ पे जो वाक्य है नेगेटिव यानी नकारात्मक है, इसलिए हम सम या सम की जगह एनी का प्रयोग करेंगे कोई या कुछ के अर्थ में। चौथा जो वाक्य है क्या तुमने कुछ आम खरीदे, ये वाक्य है प्रश्नवाचक। तो ध्यान देना यहाँ पे कुछ के अर्थ में हम एनी का उपयोग करेंगे। हैव यू बॉट एनी मैंगोज। हैव यू बॉट एनी मैंगोज। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी रहती हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में भी किया जाता है। कुछ देते समय, अनुरोध करते समय, आमंत्रण तथा आदेश युक्त वाक्यों में सम का उपयोग किया जाता है, चाहे वह वाक्य प्रश्नवाचक ही क्यों ना हो। जैसे कि पहला वाक्य है कृपया करके मुझे कुछ शक्कर दीजिएगा। यहाँ पे अनुरोध किया जा रहा है, तो प्लीज़ गिव मी सम शुगर। प्लीज़ गिव मी सम शुगर। दूसरा वाक्य वो है प्रश्नवाचक, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे। यहाँ पे आग्रह किया जा रहा है, तो वुड यू लाइक सम टी। यहाँ पर एनी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सम का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा वाक्य है मेहरबानी करके मुझे कुछ धन दीजिएगा। यहाँ पर भी अनुरोध किया जा रहा है, तो विल यू गिव मी सम मनी। यहाँ पर कुछ के अर्थ में हम सम का प्रयोग करेंगे, ना कि एनी का। तो आशा है कि आपको सम का प्रयोग कहाँ करना है, एनी का प्रयोग कहाँ करना है। कुछ कंडीशन ऐसी रहती हैं जहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य में भी हम सम का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि सम का प्रयोग कहाँ होना है और एनी का प्रयोग कहाँ होना है। अब बात हम करेंगे ईच और एवरी की। ईच और एवरी की। अभी तो एनी और सम का उपयोग समझा है, अब बात करेंगे ईच और एवरी की। तो ईच तथा एवरी का जो अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक या हरेक। प्रत्येक या हरेक। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के समूह में प्रत्येक को दर्शाने के लिए किया जाता है। ईच का जो उपयोग होता है दो या दो से अधिक के समूह में प्रत्येक को दर्शाने के लिए किया जाता है, मतलब हर एक को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब समूह में संख्या, लेकिन एक कंडीशन है, जब समूह में संख्या कैसी होनी चाहिए, सीमित और निश्चित, तब हम ईच का प्रयोग करते हैं प्रत्येक या हर एक के अर्थ में। जैसे कि उनमें से हर एक ने खाना खा लिया। ईच ऑफ देम एट द फूड। यहाँ पर ये जो वाक्य है वो सीमित है और निश्चित भी है। उनमें से हर एक ने खाना खा लिया, इसलिए ईच ऑफ देम एट द फूड। दूसरा वाक्य है प्रत्येक बेंच पर 4 बच्चे बैठे थे। यहाँ पे देखो काउंटेबल है, मतलब सीमित है, निश्चित है। 4 बॉयज वेयर सीटेड ऑन ईच बेंच, मतलब यहाँ पर हम प्रयोग ईच का करेंगे, ना कि एवरी का। तो मैंने आपको बताया कि ईच का प्रयोग कहाँ करना है। ईच और एवरी का जो अर्थ होता है प्रत्येक या हर एक होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के समूह में प्रत्येक को दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए, काउंटेबल और निश्चित, मतलब सीमित और निश्चित होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम एवरी की, कि एवरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है। एवरी का उपयोग दो या दो से अधिक समूह में सभी को दर्शाने के लिए किया। देखो यहाँ पर ईच की भी डेफिनेशन वही थी और एवरी की भी डेफिनेशन वही, लेकिन बात यह है कि कुछ समूह, जब समूह में संख्या असीमित और अनिश्चित हो। ईच में संख्या निश्चित थी और सीमित थी, लेकिन इसमें क्या है कि जब समूह में संख्या असीमित हो और अनिश्चित हो, तब हम
ईच की जगह एवरी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं हर रविवार को सिनेमा जाता हूँ, मैं हर रविवार को सिनेमा जाता हूँ, ये असीमित है, अनिश्चित है। आई गो टू सिनेमा एवरी संडे। दूसरा वाक्य है हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो लीप ईयर फॉल्स इन एवरी फोर्थ ईयर, मतलब अनिश्चित है, ये असीमित है, इसलिए हम लीप ईयर फॉल्स इन एवरी फोर्थ ईयर्स, मतलब हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो मैंने आपको ईच और एवरी के बारे में बताया है कि एवरी का प्रयोग कहाँ होना है और ईच का उपयोग कहाँ होना है। तो ईच का प्रयोग होता है दो या दो से अधिक समूह में सभी को दर्शाने के लिए, लेकिन संख्या सीमित होनी चाहिए और निश्चित होनी चाहिए। लेकिन एवरी का प्रयोग दो या दो से अधिक समूह में हर एक को दर्शाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, संख्या असीमित और अनिश्चित होती है। कैसी होती है? असीमित और अनिश्चित होती है। अब हम बात करते हैं मैनी और मच की। मैनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है और मच का कहाँ किया जाता है। मैनी तथा मच का अर्थ जो होता है, हिंदी अर्थ कई, अनेक या बहुत। मैनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा के साथ किया जाता है। मैनी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? काउंटेबल, जिसकी गिनती की जा सके, उसके साथ हम मैनी का प्रयोग करते हैं कई, अनेक या बहुत के अर्थ में। जैसे कि उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे, उन्होंने मुझसे कई सवाल पूछे, एक काउंटेबल है, इसको गिना जा सकता है। दे आस्क्ड मी मैनी क्वेश्चन। दूसरा वाक्य उसके पास ज़्यादा धन नहीं है, उसके पास ज़्यादा धन नहीं है। ही डज़ नॉट हैव मच मनी, मतलब इसे गिना जा सकता है। तो ध्यान रखना, मैनी का प्रयोग काउंटेबल संज्ञा के साथ किया जाता है, काउंटेबल नाउन संज्ञा के साथ किया जाता है। मैंने इसके एग्जाम्पल बता दी हैं। अब बात करते हैं मच का। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा के साथ किया जाता है, जिसे गिना ना जा सके। मच का प्रयोग वहाँ का किया जाता है जो मात्रावाचक होती है, संख्यावाचक नहीं। मच का प्रयोग मात्रावाचक संज्ञाओं के साथ किया जाता है। जैसे तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, यू टॉक टू मच, इसे गिना नहीं जा सकता है। दूसरा वाक्य है मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, इसे गिना नहीं जा सकता है, इसे मापा जा सकता है। मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल का यूज हम आगे के वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आशा है कि आप इन सब चीज़ों को समझ चुके होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।